हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची, कोडरमा, गुमला समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। आज 4 अप्रैल को रांची समेत 13 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मौसम में परिवर्तन का दौर फिलहाल जारी है। शुक्रवार को राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और शाम होते ही रांची, गुमला, कोडरमा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज शनिवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज हवा चल सकती है और वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं रविवार और सोमवार को भी राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है और वज्रपात होने की भी संभावना है। इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। रांची में एलपीजी संकट गहराया, सिलेंडर के लिए लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी रांची में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार जारी है। बुकिंग के बाद भी लोगों को समय पर एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, जिससे आम उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि अब लोग घरों से निकलकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को रांची के चुटिया इलाके में उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब तय समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया और विरोध स्वरूप सिलेंडर को सड़क पर ही रख दिया। घंटों मशक्कत के बाद प्रशासन ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। एलपीजी संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रांची में हर रोज करीब 4000 सिलेंडर की कमी हो रही है। वर्तमान में करीब 76,000 उपभोक्ताओं की बुकिंग लंबित है, जिसमें लगभग 65,000 इंडेन गैस उपभोक्ता शामिल हैं। महज 10 दिन पहले यह आंकड़ा 65,000 था, लेकिन अब रोजाना 8 से 10,000 नई बुकिंग जुड़ने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है। रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव, 3 की मौत। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की सुबह 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में ईंट भट्ठा पर काम करने वाले 2 मजदूर और एक बुजुर्ग ग्रामीण शामिल हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में भय और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। पहली घटना बांदा गांव की है, जहां तड़के सुबह करीब 4 बजे ईंट भट्ठा पर काम करने वाले 2 मजदूर धीरज भुइयां और जुगल भुइयां शौच के लिए निकले थे। इस दौरान हाथियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और पटक पटक कर मार डाला। धीरज मूल रूप से पतरातू के तालाटाड़ का रहने वाला था, जबकि जुगल रामगढ़ के कुज्जू का निवासी था। दूसरी घटना मूरपा गांव में हुई, जहां 80 वर्षीय रामदेव साव सुबह सुबह महुआ चुनने के लिए घर से निकले थे। हाथियों ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि 12 हाथियों का झुंड बोकारो के जंगलों से होते हुए रामगढ़ जिले के रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। विभाग ने तीनों मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 25-25 हजार रुपए दिए हैं। शेष 3,75,000 रुपए की राशि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदान की जाएगी। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष लगातार खूनी होता जा रहा है। पिछले हफ्ते कोडरमा के मरकच्चो में भी हाथियों के हमले में 3 लोग मारे गए थे। गिरिडीह जिले के तीसरी लोकाय में 2 जंगली हाथी देखे गए। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जंगल जाने पर रोक की अपील की। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र में 2 जंगली हाथी देखे गए हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर आसपास के गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तस्वीरों में 2 हाथी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की अपील की है।
बाइक सवार की पेड़ से टक्कर, एक की मौत। गुमला के करचा मोड़ पर हुआ हादसा, एक घायल, दोनों थे नशे की हालत में। गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह घटना बनारस से बनालात जाने वाली सड़क पर करचा मोड़ के पास हुई। जानकारी के अनुसार ग्लैमर बाइक पर सवार दो व्यक्ति नशे की हालत में तेज रफ्तार से जा रहे थे। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बाइक चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चट्टी सेरका निवासी संतोष सिंह के रूप में हुई है। स्कूली शिक्षकों को कड़ा फरमान, नहीं किया काम तो मई का नहीं मिलेगा वेतन रूपी दाम। झारखंड में सरकारी विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर झारखंड शिक्षा परियोजना ने शिक्षकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विषयवार पाठ्य योजना तैयार करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों और पारा शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका मई माह का वेतन या मानदेय रोक दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, डीईओ और जिला शिक्षा अधीक्षकों, डीएसी को स्पष्ट निर्देश जारी किया है। विभाग का उद्देश्य नए सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है। निर्देश के अनुसार सभी शिक्षक अपने अपने विषयों की विस्तृत पाठ्य योजना तैयार करेंगे और उसे प्रधानाध्यापक या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदित कराएंगे। इसके बाद ही उस योजना को विद्यालयों में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि सुनियोजित पाठ्य योजना से छात्रों के सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। हजारीबाग कांड को लेकर झामुमो का भाजपा पर हमला, पुलिस की सराहना। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में बच्ची की हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर जहां आम लोगों में आक्रोश है, वहीं राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। धनबाद जिला झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा है कि भाजपा ने इस संवेदनशील मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 3 अप्रैल को इस मुद्दे पर बंद बुलाया था, लेकिन जैसे ही पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई, पार्टी को बंद वापस लेना पड़ा। इस मामले में बिना तथ्यों की पुष्टि किए भाजपा ने राज्य सरकार व कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा है कि पुलिस जांच में इस जघन्य हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में भीम राम की पहचान हुई है, जो भाजपा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद भाजपा नेताओं ने माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की थी। सच्चाई सामने आने के बाद अब उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। झामुमो नेताओं ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई व निष्पक्ष जांच की सराहना की है। पार्टी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। असम चुनाव में जेएमएम ने झोंकी ताकत, बोरचल्ला में सीएम हेमंत ने अब्दुल मजान के लिए मांगे वोट। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बोरचल्ला विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी प्रत्याशी अब्दुल मजान के समर्थन में आयोजित एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह चुनाव केवल सरकार बदलने का अवसर नहीं, बल्कि आम जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से वंचितों और शोषितों की आवाज उठाता रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बोरचल्ला के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए झामुमो प्रत्याशी अब्दुल मजान को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी और क्षेत्र में एक नई दिशा तय होगी। विस्थापितों के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बोकारो स्टील प्लांट को 45 दिनों का अल्टीमेटम, नहीं तो खाली जमीन पर चलेगा हल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बोकारो पहुंचे, जहां उन्होंने विस्थापितों के मुद्दे पर बोकारो स्टील प्लांट को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विस्थापन एक बड़ी समस्या है। 60 साल बाद भी विस्थापितों को पूरा न्याय और अधिकार नहीं मिला है। 1960-62 में झारखंड में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे, फिर भी आज भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चंपाई सोरेन पिछले साल बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापन आंदोलन के दौरान शहीद हुए प्रेम महातो की शहादत को याद करने के लिए
सेक्टर 11 में विस्थापित लोगों के फोरम में थे। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन 1.5 महीने के अंदर विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो एक मजबूत आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे हल, बैल और ट्रैक्टर लेकर बोकारो स्टील प्लांट की खाली जमीन पर पहुंचेंगे और विस्थापितों के लिए खाली जमीन पर खेती करने का काम करेंगे। धनबाद में आंधी बारिश से गिरा पेड़, कार क्षतिग्रस्त, यातायात बाधित। धनबाद शहर में शुक्रवार देर शाम अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज आंधी और बारिश के कारण कई इलाकों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। खासकर लूबी सर्कुलर रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब तेज हवा के कारण एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने की चपेट में सड़क किनारे खड़ी एक कार आ गई, जिससे वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और कुछ समय के लिए यातायात ठप हो गया। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जान माल के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक तेज हवा के झोंकों के कारण पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गिरा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए यातायात व्यवस्था संभाली। यही नहीं, नगर निगम की टीम भी तत्काल हरकत में आई और जेसीबी मशीन की मदद से गिरे हुए पेड़ को हटाने का कार्य शुरू किया। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का अहल सुबह से ही मां भगवती के दरबार में पहुंचने का दौर शुरू हो गया, जो देर संध्या तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने दामोदर व भैरवी नदी के संगम स्थल पर स्नान किया। इसके बाद मां भगवती की पूजा अर्चना के लिए हाथ में प्रसाद की थाली लेकर घंटों कतार में खड़े होकर इंतजार किया। बारी आने के बाद मां छिन्नमस्तिका की पूजा कर आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में सैकड़ों बकरों की बलि भी दी गई। भीड़ इतनी अधिक थी कि श्रद्धालुओं की कतार मुख्य मंदिर से होकर स्टैंड तक जा पहुंची थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रजरप्पा पुलिस की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार शर्मा मंदिर क्षेत्र में मौजूद रहकर भीड़ का जायजा लेते रहे। जेल आईजी ने किया धनबाद कारा का औचक निरीक्षण, सुरक्षा और खान पान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने शुक्रवार को धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से जेल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान आईजी मंडल ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें जेल परिसर की निगरानी, बंदियों की सुरक्षा और अतिरिक्त व्यवस्था में सख्ती बरतने पर जोर दिया गया। सुदर्शन मंडल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खान पान से संबंधित व्यवस्थाओं की भी जांच की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जेल मैनुअल के अनुसार सभी बंदियों को समय पर और निर्धारित गुणवत्ता का भोजन मिलना अनिवार्य है। बोकारो में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा, अस्पताल प्रबंधन ने 6 लाख मुआवजा दिया। बोकारो के चास स्थित सुरेश अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चेदानी के ऑपरेशन के दौरान 55 वर्षीय पार्वती देवी की मौत हो गई। इस घटना के बाद शुक्रवार को अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पार्वती देवी, जो बरटाड़ नारायणपुर पंचायत की निवासी थी, पार्वती देवी को उनके पति प्रदीप शर्मा ने 2 मार्च की रात करीब 8 बजे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन से पहले सभी आवश्यक जांचें कराई गई थी और उनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर शुभ्रा वर्मा की देखरेख में ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि ऑपरेशन के दौरान ही पार्वती देवी की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मृतका के बेटे ने बताया है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों के अनुसार आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उनकी मां की जान चली गई। वही अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने महिला की मौत के कारण हार्ट अटैक बताया है। घटना की सूचना मिलने पर चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी ली। चास थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के परिजनों को इलाज में खर्च हुई राशि वापस करने के साथ 6 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने घर ले गए। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
19 अप्रैल को जेपीएससी, पीटी और सिविल कोर्ट में नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू, वंचित होंगे कई छात्र। झारखंड में एक ही दिन दो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड असैनिक संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत प्रारंभिक परीक्षा के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट में असिस्टेंट और कलर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की तिथि 13 से 19 अप्रैल तक निर्धारित कर दिया है। दोनों संस्थानों द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार जेपीएससी, पीटी की परीक्षा 19 अप्रैल को 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा दिन के 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली में भी जीके 2 की परीक्षा 3 से 5 बजे तक होगी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट में असिस्टेंट और कलर के इंटरव्यू के लिए 13 से 19 अप्रैल तक की तिथि घोषित की है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू 19 अप्रैल को है। अब ऐसे अभ्यर्थी कैसे उस दिन पीटी की परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल होंगे, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार कई अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट से तिथि में फेरबदल का आग्रह किया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विनम्र आग्रह किया गया है कि तिथि में बदलाव किया जाए ताकि वे दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके। हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूर की पुणे में बिल्डिंग से गिरकर दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और घटना हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र स्थित सारुकदार पंचायत के चिहुंटिया गांव निवासी एक प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र के पुणे चाकन में काम के दौरान बिल्डिंग से गिरने से गुरुवार को मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारुकुदर पंचायत के चिहुंटिया गांव निवासी निहाल महतो के 40 वर्षीय पुत्र नूनू चंद महतो की मौत काम के दौरान बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। वह पिछले 15 वर्षों से पुणे में राजमिस्त्री का काम करता था और जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी धनेश्वरी देवी, पुत्री देवंती कुमारी 20 वर्षीय, कंचन कुमारी 15 वर्षीय, पुत्र राकेश कुमार 18 वर्षीय समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गया। प्रदेश के वित्त मंत्री पहुंचे बूढ़ा पहाड़, विकास कार्य का लिया जायजा। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बूढ़ा पहाड़ के इलाके का दौरा किया। यहां उन्होंने इलाके में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया है। बूढ़ा पहाड़ का इलाका लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। इस इलाके के लिए बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई है। इस इलाके में विकास एवं अन्य कार्य के हालात को जानने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि वह जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं वह नक्सल गतिविधि के लिए ए श्रेणी में रहा है। सिर्फ पुलिस नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए उनको सिर्फ नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ के लिए विकास के कार्य भी जरूरी हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बूढ़ा पहाड़ को लेकर वह जल्द ही सभी विभागों के साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक करेंगे और इलाके में विकास के लिए एक खाका तैयार करेंगे। गिरिडीह में किशोरी का यौन शोषण, गर्भवती होने के बाद खुला राज, आरोपी की तलाश। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय किशोरी का लंबे समय तक यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का खुलासा तब हुआ जब किशोरी की शारीरिक स्थिति में बदलाव देख परिजनों को शक हुआ। परिजनों ने गांव के ही एक वयस्क व्यक्ति नकुल पर किशोरी को डरा धमकाकर इसके साथ कई बार गलत हरकत करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उससे लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसके कारण वह चुप रही। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को जब पीड़िता के पेट में सूजन नजर आया तब परिवार को संदेह हुआ। पूछताछ में उसने पूरे मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार वह गर्भवती है। शक होने पर माता पिता ने बेटी से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने यह भी बताया कि उसे जान से मारने की धमकी देकर नकुल उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। थाने में दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी के पेट में 4 माह का गर्भ है। बताया जा रहा है कि घटना सार्वजनिक होने के बाद इस मामले को लेकर लोकल स्तर पर ही पंचायत करके सलटाने का प्रयास चल रहा था। इसी बीच पूरे मामले की जानकारी एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली। एसपी ने तुरंत थाना प्रभारी जयप्रकाश को अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद परिजनों से पुलिस ने संपर्क किया और उनका आवेदन लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड में धूमधाम से मनेगा भाजपा का 47वां स्थापना दिवस। आदित्य साहू। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस को लेकर झारखंड में व्यापक तैयारी की गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने घोषणा की है कि 6 अप्रैल को पूरे राज्य में स्थापना दिवस धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा पार्टी
विद डिफरेंस है जो राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति पर चलती है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनसंघ से शुरू हुआ यह संगठन आज करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण से विशाल वृक्ष बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी देश के विकास और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने का काम कर रही है। 1 करोड़ के इनामी माओवादी का हुआ निधन। झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में 200 से अधिक वारदातों का था मास्टरमाइंड। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का शुक्रवार को रांची के रिम्स में निधन हो गया। 75 वर्षीय बोस की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे जेल से सीधे अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसके उपचार के प्रयासों के बावजूद जीवन बचाने में असफल रहे। उसकी मौत ने नक्सली गलियारों और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल पैदा कर दी है। सरायकेला जेल में बंद प्रशांत बोस की स्वास्थ्य स्थिति शुक्रवार सुबह गंभीर हो गई। सुबह करीब 6 बजे उसे सांस लेने में कठिनाई हुई और तत्काल कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रिम्स अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की स्पेशल टीम ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सुबह करीब 10 बजे डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। जेल और अस्पताल प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है। जेटेट में भाषा विवाद को लेकर राज्यपाल से मिले सत्येंद्र नाथ तिवारी। कहा, गढ़वा पलामू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही राज्य सरकार। गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में 100% लोग भोजपुरी, हिंदी और मगही का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र के विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन एवं प्रारंभिक शिक्षा में भोजपुरी, मगही और हिंदी का उपयोग करते हैं। यह भाषाएं गढ़वा, पलामू और लातेहार की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान का भी हिस्सा है, लेकिन महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार यहां के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी कुछ दिनों में होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही और हिंदी को शामिल नहीं करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। जिस भाषा में यहां के विद्यार्थी वर्षों तक पढ़ते आए हैं, उसी भाषा का परीक्षा में शामिल न होने के कारण विद्यार्थियों के सामने गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चमके रामगढ़ के अमन मुंडा। कबड्डी में झारखंड को दिलाया तीसरा स्थान। रामगढ़ जिले के चित्रपुर प्रखंड के होनहार छात्र अमन मुंडा ने कबड्डी में राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपनी मेहनत और खेल प्रतिभा के दम पर झारखंड को कबड्डी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड की कबड्डी टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। झारखंड की टीम में चित्रपुर के राज बल्लभ +2 उच्च विद्यालय की 12वीं के छात्र अमन मुंडा भी शामिल थे। अमन मुंडा पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कबड्डी के उभरते खिलाड़ी के रूप में उन्होंने प्रतियोगिता में अपनी क्षमता का शानदार परिचय दिया और टीम की सफलता में अहम योगदान दिया। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। अमन की इस सफलता पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों व विद्यालय परिसर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पाकुड़ में 2 साल से अटकी मनरेगा बहाली। नाराज अभ्यर्थियों का प्रशासन पर आरोप, 3 महीने में नियुक्ति नहीं हुई तो जाएंगे कोर्ट। पाकुड़ जिला में संविदा आधारित मनरेगा में सहायक अभियंता एवं कन्या अभियंता हेतु विज्ञापन 12 सितंबर 2023 को निकाला गया था। इस नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2 वर्ष से अधिक समय होने के बावजूद नियुक्ति को पूर्ण नहीं किया गया है और न ही पूर्ण करने का पहल किया जा रहा है। इसी को लेकर पाकुड़ उपायुक्त से 20 से 25 बार से अधिक आवेदन देकर नियुक्ति पूर्ण करवाने का आग्रह किया गया, लेकिन हर बार बोला जाता रहा है कि अगले महीने नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं किया गया है। वही 15 अगस्त 2025 को हम लोगों ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिलकर नियुक्ति को पूर्ण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने पाकुड़ उपायुक्त को कॉल करके नियुक्ति को पूर्ण करने को बोला, परंतु कोई पहल नहीं किया गया। वही झारखंड के 21 जिलों में 1 वर्ष पूर्व ही इस नियुक्ति को पूरा कर लिया गया है। इस बहाली को जल्द से जल्द करवाने को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर पाकुड़ जिला प्रशासन बहाली नहीं करती है तो हम लोग न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होंगे।
चाईबासा में तालाब में डूबने से छात्रा की मौत, 1 घंटे बाद मिली लाश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बारीपी गांव में एक 14 वर्षीय छात्रा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान 6ठी कक्षा की छात्रा लक्ष्मी गोप के रूप में हुई है, जो होरी गोप की बेटी थी। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुई। लक्ष्मी गाँव के तालाब में नहाने गई थी। उस समय तालाब में कुछ अन्य बच्चे भी मौजूद थे। लक्ष्मी ने तालाब में डुबकी लगाई, लेकिन वह दोबारा पानी से बाहर नहीं आ सकी। काफी देर तक उसके दिखाई नहीं देने पर अन्य बच्चों को संदेह हुआ। बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना लक्ष्मी के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही उसकी मां और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल तालाब में उसकी तलाश शुरू की। लगभग 1 घंटे की खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे लक्ष्मी का शव तालाब से बाहर निकाला गया। उसे आनन फानन में सदर अस्पताल चाईबासा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिजली अलर्ट। रांची के इन इलाकों में आज 6 घंटा रहेगा पावर कट। जाने वजह, रांची के विभिन्न इलाकों में बिजली के नंगे तार को कवर केबल बदलने और पोल खड़ा करने के कारण आज 4 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली सप्लाई बंद होने के कारण प्रभावित इलाके के रहवासी समय पर जरूरी कार्य निपटा ले। प्रभावित इलाके में तार बदलने के कार्य पूरा होते ही बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। प्रभावित इलाके की बात करें तो न्यू मोरहाबादी और बड़गांई फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसके चलते प्रगतिशील कॉलोनी, महावीर नगर सहित आसपास के एरिया के ट्रांसफार्मर बंद रहेगा और मांझी और बुट्टी मोड़ फीडर के अंतर्गत इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पावर कट रहेगा, जिसके चलते IRBA, बजारटांड, इरबा, शिवाजी नगर, बुट्टी मोड़ के इलाके प्रभावित रहेंगे। वहीं कोकर के अधीन एरिया में सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसके कारण कृष्णापुरी, छठ तालाब, पावर हाउस के नजदीक चुटिया, साई कॉलोनी, चुटिया अयोध्यापुरी रोड नंबर 4, चुटिया अपना कॉलोनी, सिस्टर बंगला नीचे कोचा, विराट नगर, लोवाडी, नामकुम एवं जो है आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे। जमशेदपुर के आजाद नगर में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार संग पकड़ा। एक का रहा है आपराधिक इतिहास, एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को 1 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि ओल्ड पुलिया रोड के पास एक व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है और हथियार लहराया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख सारिक इमाम उर्फ आयान 23 वर्षीय और उसके सहयोगी मोहम्मद सलमान 21 वर्षीय को पकड़ा। उनके पास से एक देशी कट्टा और जिंदा गोली बरामद की गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी शेख सारिक इमाम उर्फ आयान का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। NCERT को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। अब डिग्री से लेकर PhD तक पढ़ाएगा देश का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। यह निर्णय UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत लिया गया है, जिससे संस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को आगे बढ़ाना और देश में शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण को मजबूत करना है। अब तक स्कूली शिक्षा की किताबें और पाठ्यक्रम तैयार करने तक सीमित NCERT अब डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD जैसे कोर्स भी शुरू कर सकेगा। पलामू में पुलिस और आपराधिक गिरोह के बीच मुठभेड़, हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली। बस स्टैंड में हुई थी हत्या। पलामू पुलिस एवं अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी फैज खान के पैर में गोली लगी है। यह मुठभेड़ पलामू के पांकी एवं जो है तरहसी के सीमावर्ती इलाके में हुई है। दरअसल गुरुवार की रात पलामू के प्राइवेट बस स्टैंड के पास शताब्दी मार्केट में गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुख्यात अपराधी फैज खान एवं उसके साथियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी। पुलिस फैज खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि फैज पांकी एवं तरहसी के इलाके में है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। छापेमारी के क्रम में फैज खान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग हुई। इस फायरिंग में फैज खान को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने सर्च अभियान में मौके से एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि फैज खान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फैज खान पलामू में कई बड़े आपराधिक घटनाओं का आरोपी रहा है।
खूंटी में गैस की हाहाकार, रात भर लाइन, मच्छरदानी लगाकर सोए लोग, फिर भी नहीं मिला सिलेंडर। खूंटी जिले से एलपीजी संकट की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां अनिगड़ा स्थित बिरसा गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर उपभोक्ता सिलेंडर की कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ लोगों को मच्छरदानी लगाकर सड़क किनारे ही रात बितानी पड़ी। इसके बावजूद कई लोगों को सिलेंडर नहीं मिल सका। दरअसल रामनवमी के बाद कई दिनों तक गैस की सप्लाई बाधित रही। इस कारण गुरुवार को वितरण की उम्मीद में लोग बुधवार की रात से ही गोदाम के बाहर जमा हो गए। एक महिला उपभोक्ता तो आधी रात में ही पहुंच गई और मच्छरदानी लगाकर वहीं सो गई, ताकि सुबह जब गाड़ी आए तो सिलेंडर मिल जाए। धीरे धीरे अन्य लोग भी उसी तरह रात बिताने लगे। खूंटी की एसडीएम ने स्वीकार किया है कि रात में लोग कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को दिन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और टोकन वितरण की व्यवस्था की गई। हालांकि सिलेंडर की संख्या कम होने के कारण आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। रांची के कोकर में आदिवासी महिला के साथ अमानवीय घटना पर आजसू पार्टी का विरोध। रांची के कोकर स्थित भाभा नगर में एक आदिवासी महिला के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर आजसू पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं कतई स्वीकार्य नहीं हैं। झारखंड की धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को स्थानीय महिलाओं, लोगों, संस्कृति, गरिमा और कानून का सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि कोकर इलाके में एक आदिवासी महिला को कथित रूप से कालिक पोतकर जूते चप्पलों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाया गया था। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता संजय मेहता ने भाभानगर रोड नंबर 5 में हुई इस घटना पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे झारखंड की इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति को यहाँ की मिट्टी और लोगों के प्रति कृतज्ञता भाव रखना चाहिए, लेकिन रांची में जो हुआ वह बेहद दुखद और चिंताजनक है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि दोषी चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। झारखंड में आदिवासी मूलवासी समाज के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के सम्मान और गरिमा की रक्षा करना हम सभी का सामाजिक और राजनीतिक दायित्व है। गोड्डा में सड़क हादसा, शादी से लौट रही वैन पेड़ से टकराई, मासूम बच्ची की मौत और आधा दर्जन घायल। गोड्डा के बुआरीजोर ललमटिया मुख्य पथ के मंगरा गांव के समीप शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बारात से लौट रही मारुति इको वैन अनियंत्रित होकर ताड़ के पेड़ में जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में एक मासूम बच्ची 4 वर्षीय आयजा खातून की मौत हो गई। मृतका के पिता का नाम अलीजान अंसारी है। वे बरहेड़ थाना क्षेत्र के डुमरिया के रहने वाले बताए जाते हैं। उक्त हादसे में अलीजान अंसारी के परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक अस्पताल बुआरीजोर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर प्रणव त्रिवेदी ने प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से घायल 3 व्यक्ति को गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना बुआरीजोर थाना क्षेत्र के मंगरा मोड़ के पास हुई। मारुति इको वैन में 10 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उक्त परिवार ललमटिया में शादी समारोह के बाद वापस बड़ा सरैया लौट रहे थे। हवाई यात्रा 800 से 5000 रुपये तक हुई महंगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के किराए में 25 से 35% की वृद्धि। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब रांची से हवाई यात्रा पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से हवाई ईंधन महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर फ्लाइट टिकट की कीमतों पर पड़ा है। रांची से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई किराया 25 से 35% तक बढ़ गया है। आने वाले दिनों में टिकट दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। 1 अप्रैल के बाद एयरलाइंस को किराया तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिलने से कंपनियां बाजार की मांग और लागत के आधार पर कीमतें तय कर रही हैं। रांची एयरपोर्ट से रोजाना करीब 8000 यात्री आना जाना करते हैं। ऐसे में टिकट दरों में अचानक आई बढ़ोतरी ने यात्रियों के जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। आम दिनों में जहाँ रांची से दिल्ली का किराया 8 से 10,000 रुपये के बीच रहता था, वही अब यह बढ़कर 12 से 15,000 रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरह मुंबई के लिए किराया 14 से 16,000 रुपए तक हो गया है। कोलकाता और हैदराबाद जैसे रूट भी इससे अछूत नहीं है। कोलकाता के लिए टिकट 8 से 10,000 रुपए और हैदराबाद के लिए 10 से 13,000 रुपए तक बिक रहे हैं।
जामताड़ा में ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। स्क्रीन शेयरिंग से बैंक खातों से ठगी, मोबाइल सिम जब्त। जामताड़ा पुलिस ने योनो ऐप के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी कॉल करके लोगों को विश्वास में लेता था और फिर व्हाट्सएप या स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए उनके मोबाइल की स्क्रीन साझा करवाता था। इसके बाद वह योनो का यूजर आईडी और पासवर्ड बनवाकर ओटीपी हासिल कर लेता था और नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता के नेतृत्व में साइबर अपराध थाना की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के मोहनपुर गोनीडीह जाने वाली कच्ची सड़क पर स्थित ग्राम रत्नोडी के परतीटांड़ के पास छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अबुल अंसारी 28 वर्षीय नामक एक साइबर अपराधी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया है, जिनका उपयोग ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। एनटीपीसी को हाईकोर्ट से झटका, भूमि मुआवजा 15,783 रुपये प्रति डिसमिल तय। हजारीबाग में एनटीपीसी के लिए हुए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में 118 प्रथम अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभवा रावत चौधरी की कोर्ट ने मामले की एनटीपीसी की अपीलें मुआवजा कम करने की मांग खारिज कर दिया। वही भूमि मालिकों की अपील मुआवजा बढ़ाने का आग्रह को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने भूमि मुआवजा राशि 11,000 रुपये प्रति डिसमिल के बदले भूमि मुआवजा का नया रेट 15,783 रुपये प्रति डिसमिल तय किया है। साथ ही सभी वैधानिक लाभ भी मिलेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।